हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही है और यूनिट सेकंड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की आज क्लास 7 होने वाली, क्लास 8, 7 कल हो चुकी है, क्लास 8 होने वाली है। और कल की क्लास तक हम पेरोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जिनमें सिर्फ 2 रिएक्शंस अभी बाकी हैं। वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। उसके बाद पेरोल का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, पेरोल की एरोमेटिसिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पेरोल। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन करवाते हैं जब हम पायरोल का, तो उसकी अल्फा स्थिति पर ऑक्सीडेशन होता है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो हम पायरोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन H, ये नाइट्रोजन हो गया। जैसे ही हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन क्या रखनी है? ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन है CH, एसिटिक एसिड, या तो हम लिख सकते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड और CrO3। जैसे ही हम इस कंडीशन में इस पायरोल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसकी अल्फा स्थिति पर ऑक्सीडेशन होता है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया और ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इसका नाम होता है मेलेनिमाइड। मेलेनिमाइड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है, ये हमने एसिडिक कंडीशन रखी थी इसमें। अगर यही रिएक्शन क्षारीय बेसिक हाइपोक्लोरेट या क्लोराइड के साथ करवाई जाए, अगर हम ऑक्सीडेशन को हम क्षारीय सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाएं तो क्या होगा? तो कंपाउंड बनेगा, हमने लिया पायरोल, ठीक है, पायरोल की रिएक्शन करवाई हमने NaClO3 बेसिक सोडियम हाइपोक्लोराइड से। बेसिक के लिए हमने क्या ले लिया? NaOH, बेसिक मीडियम ले लिया, तो कंपाउंड बनेगा नाइट्रोजन। ये दोनों स्थिति पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम कंपाउंड है, बस इसमें एक स्पेशल केस ये होगा कि इनकी बीटा स्थिति पर Cl परमाणु जुड़ेंगे। कब? जब हम इसकी अभिक्रिया, इसका ऑक्सीडेशन क्या करवा रहे हैं, हम इसमें भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन इस कंडीशन में करवाया जाता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट का नाम है डाइक्लोरो मेलेनिमाइड। सिर्फ इसमें 2 Cl परमाणु एक्स्ट्रा जुड़े हैं। ये मेलेनिमाइड की सेम ही स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम भी मेलेनिमाइड है। और आगे लगा दिया हमने डाइक्लोरो। ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और है, इसके बाद है वलय का खुलना। वलय के खुलने से पहले हम एक और रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जो है एक्सपेंशन ऑफ रिंग, वलय का विस्तार। और यहाँ पर है वलय का खुलना। हमने वलय रिंग का एक्सपेंशन किया था, रिंग को बड़ा किया था, इसमें हमें वलय को खोलना पड़ेगा। तो क्या है? रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में थ्योरेटिकली समझते हैं, जब
जब पायरोल को हाइड्रोक्सिल एमीन के एथेनॉलीय विलयन के साथ, कैसा विलयन होना चाहिए? एथेनॉलीय विलयन होना चाहिए। एथेनॉलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। जब हमें हीट प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, ये जो पायरोल वलय होती है वो वलय खुल जाती है। वलय खुलना मतलब है उस वलय का कोई बॉन्ड टूट जाता है और वो अब रिंग के रूप में नहीं रहती है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं क्या होता है रिएक्शन में। ये बनाया हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये पायरोल है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया करवाई हमने 2NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मैकेनिज्म नहीं है। क्या होगा? CH2CH2CH, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NOH और डबल बॉन्ड NOH, ये समूह जुड़ जाएगा और इसका नाम होता है डाइऑक्सिम। तो आपको डाइऑक्सिम कंपाउंड याद रखना है कि डाइऑक्सिम कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर पेरोल की जो केमिकल रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब पेरोल का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेरोल की एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। तो हम स्टार्ट करते हैं पेरोल की एरोमेटिकता। पेरोल की एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। और इसके बाद एक टॉपिक और है पायरोल में, उसकी स्ट्रक्चर को लेकर, तो वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं पहले एरोमेटिसिटी। पेरोल की एरोमेटिसिटी को देखने के लिए इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होगी जिसके आधार पर हम कहते हैं कि पेरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि पेरोल की जो स्ट्रक्चर होती है, पायरोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है समतल चक्रीय वलय, प्लेनर साइक्लिक रिंग। समतल चक्रीय वलय के रूप में होती है जिसमें इसमें क्या होता है, इस वलय में संयुग्मित द्विबंधों का, संयुग्मित डबल बॉन्ड्स का, संयुग्मित द्विबंधों का निकाय होता है। मतलब जैसे पायरोल की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पायरोल की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। क्या होता है? संयुग्मन क्या होता है? जैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाए या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाए, तो ये संयुग्मी स्थिति होती है। तो इस तरह की संयुग्मी स्थिति पायरोल में पाई जाती है, इसीलिए पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और साथ के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर साइक्लिक होती है, समतल चक्रीय वाले होती है। इसीलिए ये क्या है? एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी का एक गुण होता है जो कि जिसके एरोमेटिसिटी के गुण के अकॉर्डिंग पेरोल फॉलो करता है। सेकंड है इसमें योगात्मक अभिक्रिया। हमने योगात्मक रिएक्शंस भी देखी थी। योगात्मक रिएक्शन की बजाय इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। तो अगर किसी भी रिंग में ये प्रॉपर्टी है कि उसमें
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब है उसमें एरोमेटिसिटी का गुण है, उसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं बहुत आसानी से देते हैं और योगात्मक अभिक्रियाओं को देने में कठिनाई होती है। इसीलिए पायरोल की केवल हमने 2 रिएक्शन ही योगात्मक पढ़ी है, मैक्सिमम हमने कौन सी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन ही पढ़ी है। इसीलिए ये भी प्रूव करता है कि पिरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद थर्ड है इसकी अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा, इसकी अनुनादी ऊर्जा का मान बहुत उच्च, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं कितना होता है, 87.8 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। और यह जो पायरोल होता है, पायरोल 5 अनुनादी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का, अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। मतलब अगर हम पायरोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं तो उसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। 5 अनुनादी संरचना के कारण अनुनाद होता है। अनुनादी ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। अनुनादी ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होने के कारण अनुनाद होता है, और अनुनाद होना भी एक एरोमेटिक कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए पिरोल एरोमेटिक कंपाउंड है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद फोर्थ है इसकी वलय में। आपने सबसे ज्यादा फेमस रूल सुना होगा, हकल का रूल। हकल के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपाउंड है तो उसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। तो इसकी वलय में हकल का रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के नियमानुसार अगर इस नियम के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है वो एरोमेटिक है। तो इसीलिए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ये एरोमेटिक गुण दर्शाता है। देखो पायरोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। पायरोल ये था, आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ 2 पाई बंद है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें इसके जो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में भाग लेता है और यहाँ पर विस्थानीकृत होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए ये भी इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में जोड़ा जाता है। इसीलिए 2 2 4 और 2 6, इसीलिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना होकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना क्या बताता है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगा, अगर 4n की वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ तो क्या आएगा, 4+2 इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कम से कम अगर मैं 4 की वैल्यू 0 रखती हूँ, 0 रखने पर क्या आएगी, 0 2 2, तो कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 वैल्यू रखी जाती है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है हकल के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पायरोल में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसके बेसिस पर ये क्लियर होता है, 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लियर होता है कि पायरोल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये प्रूफ होता है कि पायरोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद है पायरोल की स्ट्रक्चर, जो कि मेन है, बहुत अच्छे से समझनी है आपको पायरोल की स्ट्रक्चर। तो पायरोल की स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल और पिरोल की स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो पायरोल की स्ट्रक्चर को सबसे पहले पायरोल की मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। पायरोल कैसा दिखता है, देखो ये बनाया मैंने पायरोल। अगर आप इसकी थ्योरी को इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझोगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगी। वैसे इसकी थ्योरी काफी बड़ी है इसकी स्ट्रक्चर की,
लेकिन अगर इसके लॉजिक्स को आप समझ जाओगे तो आप इसकी स्ट्रक्चर को आसान इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अब मैं इस कार्बन के साथ इसके स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, NH, ये दो लॉन पेयर, ये तो बने। अरे मैंने कार्बन भी नहीं बनाया गया। CH, CH, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैं इनका संकरण देखूं कि इसमें कौन सा संकरण है प्रत्येक कार्बन का, तो इसका देखो, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा संकरण है, इसका संकरण कौन सा है, sp2। इसका भी संकरण कौन सा है, sp2। इसका संकरण भी कौन सा है, sp2। इसका संकरण भी sp2। तो अगर हम पिरोल में प्रत्येक परमाणु की बात करें तो उसमें संकरण कौन सा होता है, sp2। प्रत्येक परमाणु में अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी अगर हम यहाँ पर संकरण देखें, इसका भी संकरण sp2 ही होता है। इसकी बात मैं पहले इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि अगर 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर होता है तो इसका मतलब 4 होता है, 4 और 4 के लिए होता है sp3 संकरण, लेकिन इसमें sp3 संकरण नहीं होता है क्योंकि इसका जो एक लॉन पेयर होता है, ये वाला लॉन पेयर है, इस लॉन पेयर की मैं बात करूं तो ये जो लॉन पेयर है ये pz कक्षकों में उपस्थित होता है, इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में यूज होता है, संकरण में इसका भाग नहीं होता है, असंकृत पीजेड कक्षकों में पाया जाता है, इसीलिए इसका संकरण क्या होता है, sp2। इसका मतलब है पिरोल में प्रत्येक परमाणु का संकरण क्या है, sp2। ठीक है, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर भी है, तो इस वाली पहले मैं सिग्मा बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर को बनाऊंगी। ठीक है, तो देखो कार्बन में प्रत्येक जो जो पाई बॉन्ड होता है वो पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, तो उसे हम अलग देखेंगे क्योंकि वो तल के लंबवत ऊपर व नीचे होते हैं। तो पहले हम जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। अब हम पहले कार्बन बना लेते हैं। देखो ये कार्बन है, एक कार्बन, ये एक कार्बन, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन। देखो प्रत्येक परमाणु के पास कितने प्रत्येक परमाणु के पास कितने sp2 संकृत कक्षक हैं, sp2। sp2 का मतलब है 3 संकृत कक्षक होंगे और तीनों का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। तो कितने ये संकृत कक्षक हैं, 3। तो हम 3 संकृत, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं, एक sp2 संकृत कक्षक, दूसरा sp2 संकृत कक्षक और तीसरा sp2 संकृत कक्षक। तो इनका नाम क्या है, sp2, इसका नाम क्या है, sp2, ऑल्सो sp2 और sp2। ठीक है, एक कार्बन के 2 sp2 संकृत कक्षक, ये 2 sp2 संकृत कक्षक हैं, अपने निकटवर्ती कार्बन के, अब देखो इस कार्बन के पास भी sp2 संकृत कक्षक होगा, 3 sp2 संकृत कक्षक होंगे, 1 2 और 3। तो एक कार्बन के sp2 संकृत कक्षक, ये भी मैं sp2 बना देती हूँ, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है। एक कार्बन के 3 sp2 संकृत कक्षक दूसरे कार्बन के, अपने निकटवर्ती कार्बन के एक sp2 संकृत कक्षक के साथ कौन सा अक्षीय अतिव्यापन करके कौन सा बंध बनाया है, यहाँ पर ये सिग्मा बंध बना लिया। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्बन, इसके भी sp2 संकृत कक्षक होंगे। पहले स्ट्रक्चर बना देती हूँ, इसने भी इससे ओवरलैपिंग की, इसने भी इससे, इसके एक sp2, ये भी sp2 है, इसका नाम भी क्या है, sp2, इसका नाम भी क्या है, sp2। अभी इसके 2 sp2 बचे, एक sp2 ये, एक sp2 ये, इसी तरह इसका एक sp2 ये, एक sp2 ये। नाइट्रोजन का भी sp2 संकरण है, तो नाइट्रोजन के अभी एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 इसके बाहर की तरफ, 3 3। तो देखो मैं पहले
सबके नाम लिख देती हूँ। ये भी sp2 संकरित कक्षक है। प्रत्येक परमाणु के पास आप देख सकते हैं कि sp2 तीन तीन sp2 संकरित कक्षक है। sp2 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 sp2, ये भी है, दिस इज आल्सो sp2 संकरित कक्षक हैं। तो प्रत्येक परमाणु अपने निकटवर्ती, ये इसके निकटवर्ती, ये इसके निकटवर्ती, जो भी निकटवर्ती हैं, फिरॉल में प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। अतः प्रत्येक परमाणु के पास तीन तीन sp2 संकरित कक्षक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बता दिया, तीन तीन sp2 संकरित कक्षक हैं प्रत्येक के पास, तीन तीन sp2 संकरित कक्षक होते हैं और एक एक असंकृत pz कक्षक होता है। और उसके लिए असंकृत pz कक्षक के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो, मैं स्ट्रक्चर को बना देती हूँ। ये असंकृत pz कक्षक के लिए, इसका मतलब है इनमें सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिग्मा बॉन्ड तो ये वाले फॉर्म कर दिए। अब तल के लंबवत हमें कक्षक बनाने हैं, असंकृत pz कक्षक, तो बनाया, ये बनाया तल के लंबवत ऊपर, क्योंकि डमलाकार शेप होती है, नीचे तल के लंबवत ऊपर, तल के लंबवत नीचे, तल के लंबवत ऊपर, तल के लंबवत नीचे, तल के लंबवत ऊपर, तल के लंबवत नीचे, इसमें भी तल के लंबवत ऊपर, तल के लंबवत नीचे। ठीक है, तो सभी के पास असंकृत pz कक्षक बना दिए और संकृत sp2 संकृत कक्षक बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, प्रत्येक परमाणु के दो दो sp2 संकृत कक्षक, जैसे इस परमाणु को ले, इस परमाणु को ले, तो इसके दो दो sp2 संकृत कक्षक अपने पास वाले दो निकटवर्ती sp2 संकृत कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके कौन सा बंध बना रहे हैं, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और इनके साथ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये जो बनाए हैं ना, ये सिग्मा बॉन्ड, इसको मैं पर्पल पेन से बना देती हूँ। ये सिग्मा कब बना है, जब इनमें कौन सा अतिव्यापन हुआ है, अक्षीय अतिव्यापन हुआ है। अक्षीय अतिव्यापन से ये फॉर्मेशन कर चुके हैं। ठीक है, दो दो sp2 संकृत कक्षक निकटवर्ती परमाणु के sp2 संकृत कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण कर चुके हैं। ये वाले सिग्मा बॉन्ड बता दिए हमने, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और एक एक sp2 संकृत कक्षक, अब हम ये दो दो sp2 संकृत कक्षक तो यहाँ बिजी हो गए, बचा कुचा एक sp2 संकृत कक्षक का क्या करेगा, अभी हाइड्रोजन तो बचे, उनके साथ तो बंध बना है, तो हाइड्रोजन की 1s कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोल। हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ, तो हाइड्रोजन 1s कक्षक, इस कक्षक का नाम क्या है, 1s, किसके साथ, sp2 संकृत के कक्षक के साथ, हाइड्रोजन 1s कक्षक। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1s कक्षक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1s कक्षक। तो कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन के साथ भी। तो ये कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s संकृत कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। तो यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, और यहाँ भी सिग्मा बंध। ये तो सिग्मा बंधीय संरचना हो गई। अब इसकी पाई बंधीय संरचना देखते हैं। अब हमने सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना दी है, ये पर्पल कलर से बना है सिग्मा बॉन्ड। इसकी बेसिस पर यहाँ पर बॉन्ड बन चुके हैं, प्रत्येक कार्बन के मध्य एक एक बॉन्ड, और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य एक एक बॉन्ड बता दिया। ठीक है, अब जो असंकृत pz कक्षक है, असंकृत pz कक्षक में जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास दो बंध बनाए हुए हैं। इसके देखो, ये बंध हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन और बचे हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ने भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब बचे कि जो अब नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड बने, एक लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर कहाँ पे उपस्थित होता है, वो लॉन पेयर इसके असंकृत pz कक्षकों में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, असंकृत pz कक्षकों में, यहाँ असंकृत pz कक्षकों में उपस्थित हो गया। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो असंकृत pz कक्षक में उपस्थित होते हैं, तब प्रत्येक कार्बन के pz कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आकृति इसकी डबलाकार है, तो कार्बन को तो हटा नहीं सकते, इसीलिए इस तरह आकृति कैसी है, इस तरह से। ठीक है,
एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और नाइट्रोजन के असंकृत पीजेड कक्षक में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये सभी पीजेड कक्षक एक समान समिति के होते हैं। कैसी समिति के होते हैं? सभी की समिति समान है, और जब समिति समान है तभी पार्श्व अतिव्यापन होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। पार्श्व अतिव्यापन करके पाई अणु कक्षक बनाएंगे। मतलब ये है कि इसने इसके साथ ओवरलैप किया पार्श्व अतिव्यापन, इसने इसके साथ ओवरलैप किया, ऊपर वाली पाली ने ऊपर वाली पाली के साथ ही ओवरलैप किया। ठीक है, ठीक है। और नीचे वाली पाली ने, उसको मैं किसी डिफरेंट कलर से और नीचे वाली पाली ने नीचे वाली पाली के साथ अतिव्यापन। ठीक है, तो इस तरह से ये पाई अणुकक्षीय संरचना हो गई और ये सिग्मा बंधी संरचना हो गई। नाइट्रोजन के पास अब देखो इस पाई जो येलो कलर से पाई अणुकक्षक बनाया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब ये देखो कितने, 2 3 4 5 6। तो पाई अणुकक्षक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसमें एरोमेटिसिटी का गुण पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बिजी रहते हैं? इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में, जिसके कारण हमने कल लास्ट क्लास में बताया था, ये दुर्बल प्रकृति, दुर्बल क्षारीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दुर्बल क्षारीय पता लग गया होगा आपको, कहाँ बिजी रहते हैं? ये इस तरह से बिजी रहते हैं पाई अणु कक्षक को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी हो गई पाई बंधी संरचना और ये हो गई इसकी सिग्मा बंधी संरचना। ठीक है, अब इसमें एक फैक्ट और याद रखना है कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचे रखता है? कार्बन खींचे बंद के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी तरफ आकर्षित किए रखता है। इसका मतलब यह है जैसे ये बॉन्ड है, बॉन्ड में अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं, जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है। इसलिए ये आकृति गोलाकार ना होकर थोड़ी त्रिभुजीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? त्रिभुजीय। अगर इसको देखें तो हल्की हम कंसीडर करें गोलाकार संरचना होनी चाहिए, लेकिन झुकाव के कारण ये कैसी हो जाती है? झुकाव के कारण कैसी हो जाती है? थोड़ी त्रिकोणीय स्ट्रक्चर ग्रहण कर लेती है। The reason is nitrogen is more electronegative compound than carbon. ठीक है, तो यहाँ पर पायरोल कंप्लीट होता है, पायरोल की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अगर पायरोल की स्ट्रक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्यूरेन। सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन। फ्यूरेन, इसकी स्ट्रक्चर हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा फॉर्म करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड और इसके पास 2 लोन पेयर। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है। अब फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूरेन को बनाने की विधियां। तो फ्यूरेन की सिंथेसिस फॉर्मेशन मेथड ऑफ फ्यूरेन, तो अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ। अब इसके फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फ्यूरेन कंप्लीट है, फिर उसके बाद हाइफिन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली इसका फॉर्मेशन मेथड ये है, सबसे पहले फॉर्मेशन मेथड की बात करें तो वो है म्यूसिक एसिड से, म्यूसिक अम्ल से, फ्रॉम म्यूसिक एसिड, म्यूसिक एसिड से फ्यूरिन का संश्लेषण करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकली अगर समझें तो जो म्यूसिक एसिड है, म्यूसिक एसिड का शुष्क आचमन करवाएंगे, जिससे हमें फ्यूरोइक एसिड मिलेगा, जो अपने क्वथनांक बिंदु पर गर्म करने पर फ्यूरिन में बदल जाएगा। हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉरी रिएक्शन देखते हैं, कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है। प्रोसीडर देखो, मैं म्यूसिक एसिड फॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहले ये बनाया मैंने कार्बन, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आपको ये स्ट्रक्चर याद ही करनी पड़ेगी, तभी आप
इन सिंथेसिस मेथड को आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो ये हाइड्रोजन OH, कार्बन H, यहां आ गया COOH, और अब यहाँ पे है OH और यहाँ भी है OH। ठीक है, ये है म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड। अब इस म्यूसिक एसिड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से गर्म करने पर दो काम होते हैं। एक तो होता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और इसके साथ साथ अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें से CO2 का निष्कासन होता है। ठीक है, तो हम क्या क्या रिलीज करेंगे, देखो यहाँ पर OH है, H2O निकल जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, दो हो गए। यहां से एक H, या तो यहां से किसी H से या फिर यहां से किसी भी ऑक्सीजन को ले लो, तो यहां से 3 H2O, तो मतलब कितने H2O निकले, -3 H2O। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से पहले अभी हम एक बार में एक CO2 का अणु निकालते हैं। तो हमने निकाल दिया यहां से एक CO2 का अणु निकाला, तो क्या आ जाएगा -CO2। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अब बनेगी क्या, जैसे ये निकला, ये रिलीज हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन मैंने इसके साथ लिख दिए। अब ये डबल बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ CH बन चुका है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसके बाद अभी यहाँ पे COOH बचा हुआ है, एक COOH बचा है, इसका नाम होता है फ्यूरेनोइक एसिड। क्या, फ्यूरोइक एसिड या फ्यूरोइक एसिड, इसका नाम क्या है, फ्यूरोइक एसिड, इसका नाम क्या है, फ्यूरोइक एसिड। अब ये फ्यूरोइक एसिड, इसको आगे और हीट प्रोवाइड की जाती है, या फिर फ्यूरोइक अम्ल को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्विनोलिन के साथ गर्म करेंगे। हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसकी, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण लेंगे प्लस क्विनोलिन लेंगे। क्विनोलिन की उपस्थिति अगर यहां रखी जाएगी तो क्या होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इसमें से एक CO2 का अणु और रिलीज हो जाएगा। जैसे ये CO2 निकला, अभी हमें फ्यूरेन बनाने के लिए एक काम करना जरूरी है केवल, अगर मैं इसमें से CO2 निकाल दूं तो कुछ फ्यूरेन के जैसे, फ्यूरेन यही तो होता है, CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O लोन पे, यही तो होता है। अगर मैं CO2 को निकाल दूं तो इजीली इसमें फ्यूरेन फॉर्म हो जाएगा। तो फ्यूरोइक एसिड से हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूरोन। CO2 निकाल दिया, ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, फ्यूरेन। ठीक है, तो ये है म्यूसिक एसिड से फ्यूरेन के फॉर्मेशन मेथड। इसके बाद है नेक्स्ट लेते हैं फॉस्फोरेट। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है फरफ्यूरेल से फ्रॉम फरफ्यूरेल से अब हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्यूरेन का। अब सबसे पहले फरफ्यूरेल की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो फरफ्यूरेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऑक्सीजन, ये कुछ फ्यूरेन जैसी होती है। अगर यहाँ फ्यूरेन में एक समूह CHO लगा हुआ है तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, फरफ्यूरेल, ये है फरफ्यूरेल। ठीक है, अगर फ्यूरेन में इसकी अल्फा स्थिति पर CHO समूह लगा होता है तो वो क्या होता है, फरफ्यूरेल। जब इस फरफ्यूरेल को कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, भाप में 400 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तभी भाप में वो चेंज होगी। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो इसमें से कार्बोनिल समूह का निष्कासन हो जाता है। देखो, इससे फ्यूरिन बनने के लिए सिर्फ हमें यहां से एक कार्बन और ऑक्सीजन को निकालना है। कैसे जुड़ा होता है? C डबल बॉन्ड H, इस तरह से जुड़ा होता है। जैसे ही अगर ये कंडीशन रखी जाती है तो बीच में से CO का अणु कार्बोनिल समूह निकल जाता है और ये कार्बन जाके इससे अटैच हो जाता है, मतलब ये कार्बन जाके इससे, सॉरी, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से अटैच हो जाता है। तो आपको CHO इस तरह से याद रखना है, CO इस तरह से निष्कासित होगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आके जुड़ गया, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना नेसेसरी नहीं है। तो ये क्या बना है? फ्यूरेन। कब बना है? जब इसमें से हमने CO को निकाल दिया है, जब कार्बोनिल समूह का निष्कासन कर दिया है तब हमें क्या मिला है? फ्यूरेन कंपाउंड मिला है। ये फर्फ्यूरेल है। इस फर्फ्यूरेल को हम, क्योंकि ये फ्यूरेन के समान ही स्ट्रक्चर है, बस इसकी अल्फा स्थिति पर एल्डिहाइडिक समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हम 2 फॉर्मिल फ्यूरेन भी रख सकते हैं। 2 फॉर्मिल फ्यूरेन ही फर्फ्यूरेल होता है। तो ये इसकी सेकंड फॉर्मेशन मेथड है। इसके बाद थर्ड और लास्ट फॉर्मेशन मेथड है, जिसमें थर्ड जो है पॉल नॉर संश्लेषण। पॉल नॉर संश्लेषण, ये संश्लेषण आपने इस तरह का संश्लेषण पायरोल में भी पढ़ा था। पॉल नॉर संश्लेषण, पॉल नॉर संश्लेषण क्या है? जब 1,4-डाई कीटोन को, इसको 1,4-डाई कीटोन को, तो सबसे पहले मैं 1,4-डाई कीटोन की स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, ये भी H, यहाँ C 1,4, पहली और चौथी स्थिति पर हमें कीटोनिक समूह लगाना है, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कीटोनिक समूह आ गया। यहाँ पर एक R जोड़ दिया, एक एल्काइल समूह, तो ये क्या हो गया? 1,4-डाई कीटोन। जब 1,4-डाई कीटोन या 1,4-डाई एल्डिहाइड को P4O10 या साथ H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकृत करवाते हैं तो हमें फ्यूरिन मिल जाता है। तो पहले हम इसकी, जो ये कीटोनिक है, ये कौन सा रूप है? कीटो रूप है। इस कीटो रूप को पहले हमें इनोल रूप में चेंज करना है, तो इसको पहले हम इनोल रूप में चेंज करते हैं। इनोल रूप में चेंज करने के बाद ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो इनोल रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान देना है? देखो इनोल में चेंज करना है, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस, जैसे इस पे माइनस आएगा ये वाला बॉन्ड तोड़ा हमने, कोई भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लिया। और जैसे देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा? माइनस। ये प्लस वाला भाग इस माइनस वाले भाग से जाके अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह इसको देखो, इसके लिए मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस, इस पे प्लस। इसी तरह ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये दोनों फॉर्म कर लेंगे बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो इसकी इनोल स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, C, यहाँ पर R, यहाँ OH, CR, यहाँ पे भी क्या बन गया? OH, ये बन गया इनोल। एक इनोल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इजीली इसका निर्जलीकरण कर सकते हैं। निर्जलीकरण शांत H2SO4 की उपस्थिति में कर लीजिए या फिर P4O10 की उपस्थिति में। तो मैं लिख रही हूँ शांत H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से क्या निकलेगा? निर्जलीकरण H2O निकलेगा और ये ऑक्सीजन जाके कार्बन से बंध बना लेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी?
CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, ये भी, और ऑक्सीजन से जुड़ गया, क्या बन गया, फ्यूरिन बन गया। अब हमने इस H को हटा के R जोड़ा हुआ है केवल, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन। तो हमें क्या फाइंड कर लिया, फ्यूरेन मिल गया हमें। यहाँ पर फ्यूरेन के सिंथेसिस की मेथड कंप्लीट होती है, इसके बाद स्टार्ट होंगी फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।